ये कहानी है महाराष्ट्र राज्य की, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मजबूत अर्थव्यवस्था और विकास की तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में इस राज्य पर एक अनदेखा और भारी बोझ बढ़ रहा था, कर्ज का बोझ। राज्य की सत्ता में बैठी थी महायुति सरकार, जो बड़े बड़े विकास परियोजनाओं, सड़कों और पुलों के निर्माण का वादा करती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। नई सड़कें बन रही थीं, नए बांधों की योजनाएं बन रही थीं और राज्य प्रगति की राह पर था। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और थी। सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही थी। जून के अंत तक ये कर्ज 8.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया था। विपक्ष के नेता, जिनमें कांग्रेस के नाना पटोले और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल थे, ने सवाल उठाना शुरू किया। ये पैसा कहां जा रहा है? नाना पटोले ने विधानसभा में सवाल उठाया। सरकार ठेकेदारों को पैसा नहीं दे पा रही है, फिर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है। क्या ये विकास है या बर्बादी? उनकी चिंताएं जायज थीं। ठेकेदारों को उनके बिलों का भुगतान नहीं हो रहा था और छोटे बड़े काम रुक रहे थे। लेकिन सरकार चुप थी। कोई स्पष्टीकरण नहीं था, कोई जवाब नहीं था। उद्धव ठाकरे ने भी अपनी आवाज उठाई। सरकार ने कोई नई बड़ी परियोजना शुरू नहीं की है, फिर भी कर्ज 9 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अगर ये पैसा सिर्फ ठेकेदारों के फायदे के लिए लिया जा रहा है तो मैं इसे विकास नहीं कहूंगा। ये जनता के भविष्य को गिरवी रखने जैसा है। राज्य की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही थी। सरकार कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही थी। हर साल 64,659 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो रहे थे। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था। नाना पटोले ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार में 3 अलग अलग विचारधाराओं वाले दल हैं और उनके बीच तालमेल की कमी है। इसी वजह से सरकार सही फैसले नहीं ले पा रही है और राज्य की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। चुनाव करीब थे और ये कर्ज का मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। जनता में भी बेचैनी थी। क्या राज्य सच में विकास कर रहा है या सिर्फ कर्ज की एक गहरी खाई में गिरता जा रहा है? ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य की थी। एक ऐसा भविष्य जो कर्ज के भारी बोझ तले दबने का खतरा था। सरकार और विपक्ष दोनों के बीच की खींचतान में जनता ये समझ नहीं पा रही थी कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन एक बात साफ थी, अगर जल्द ही इस कर्ज को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो महाराष्ट्र का भविष्य सचमुच अंधकारमय हो जाएगा। किसानों के मुद्दे पर शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को घेरा, दी चेतावनी। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने किसानों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने नासिक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी द्वारा आयोजित आक्रोश मोर्चा का नेतृत्व किया। इस दौरान पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर किसानों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया। शिवाजी महाराज के मार्ग पर चलें फडणवीस। एक रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर देखे हैं, जिनमें वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। उन्होंने फडणवीस को सलाह दी कि उन्हें शिवाजी महाराज के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि किसानों को कोई परेशानी न हो। सरकार को दी आक्रोश मोर्चा के जरिए चेतावनी। पवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि नासिक में हुआ ये आक्रोश मोर्चा महज एक शुरुआत है। उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस से कहा, देव भाऊ, चारों ओर नजर डालिए और देखिए क्या हो रहा है। नेपाल में लोगों ने एक ऐसी सरकार को उखाड़ फेंका जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही। किसानों की मांगें और सरकार पर आरोप। आक्रोश मोर्चा में एनसीपी एसपी ने सरकार से प्रभावित इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित करने और किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की मांग की। पवार ने कहा कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो किसानों की आत्महत्याएं, जो अभी हजारों में हैं, लाखों में पहुंच सकती हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और निर्यात पर भी प्रतिबंध है। पार्टी के महासचिव रोहित पवार ने सरकार से सवाल किया कि जब महाराष्ट्र ने जीएसटी के रूप में केंद्र को 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, तो सरकार किसानों की कर्जमाफी के लिए 35,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे सकती? एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी सरकार को चेतावनी दी कि अगर 1 महीने के भीतर कर्जमाफी की घोषणा नहीं हुई तो वे मंत्रियों को राज्य में दौरा नहीं करने देंगी। उन्होंने नासिक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से 65,000 किसानों के नाम हटाने का आरोप भी लगाया और इसकी जांच की मांग की। सुले ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा किसानों को दी गई 70,000 करोड़ रुपए की कर्जमाफी का भी उल्लेख किया। भारत अमेरिका ट्रेड डील में रूसी अड़ंगा। लंबी दौड़ के लिए रहना पड़ेगा रेडी, ऐसा क्या है पेंच? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो गई है। वार्ता में रूसी तेल पर लगने वाले टैरिफ बड़ा मुद्दा है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। जीटीआरआई का मानना है कि जब तक अमेरिका टैरिफ वापस नहीं लेता तब तक प्रगति मुश्किल है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता दोबारा शुरू हुई है, लेकिन इसमें रूसी तेल का अड़ंगा है। समझौते पर प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या अमेरिका भारत पर लगाए गए रूसी तेल से जुड़े अतिरिक्त 25% टैरिफ को वापस लेता है या नहीं।
थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) का कहना है कि इसके बिना किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं है। दोनों देशों ने मंगलवार को इस बारे में बातचीत शुरू की है। GTRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक अमेरिका लचीलापन नहीं दिखाता तब तक बातचीत धीमी रहेगी। उनका मानना है कि इसका कोई आसान समाधान नहीं है। भारत को लंबी दौड़ के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका नई दिल्ली में व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए बातचीत की टेबल पर वापस आ गए हैं। ये टैरिफ भारत की ओर से रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया गया था। इसके अलावा 7 अगस्त से 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ पहले से ही लागू है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिका के असिस्टेंट USTR फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया ब्रेंडन लिंच भारतीय अधिकारियों से मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के कारण 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। GTRI के अनुसार अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता करने के लिए उत्सुक है, लेकिन अमेरिकी अधिकारी लगभग हर दिन सार्वजनिक मंचों से भारत के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। GTRI का सुझाव है कि भारत को कृषि और डेयरी क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत रखनी चाहिए। थिंक टैंक इन्हें व्यापार के मुद्दे नहीं मानता है, बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका से जुड़ा मुद्दा मानता है। चुनौती ये होगी कि भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता को कमजोर किए बिना कितनी रियायतें देता है। GTRI ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका अतिरिक्त 25% टैरिफ वापस नहीं लेता तब तक प्रगति की संभावना नहीं है। GTRI की रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत को इस बीच अपनी आपत्तियों को औपचारिक रूप से दर्ज करना चाहिए। संभावित रूप से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक न्याय मित्र एमिकस क्यूरे के जरिए अमेरिकी व्यवसायों का समर्थन करना चाहिए जो टैरिफ को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही बातचीत की खिड़की को खुला रखना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने की अमेरिकी मांग पर भारत की ओर से कुछ आपत्तियां थीं। कृषि और डेयरी भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये दोनों क्षेत्र मुख्य रूप से बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं। भारत और अमेरिका ने मार्च में एक न्याय संगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की थी। इसका उद्देश्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना है। शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ की घोषणा की। उस समय एक अंतरिम भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद थी, जिससे ऊंचे टैरिफ से बचने में मदद मिलती। कुछ दिनों बाद उन्होंने भारत पर रूसी तेल के आयात को जारी रखने का हवाला देते हुए 25% का एक और टैरिफ लगाया। इससे कुल टैरिफ 50% हो गया। 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू है। ट्रंप ने उन दर्जनों देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है। अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ पर अपनी स्थिति दोहराई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका प्रशासन निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए भारत सहित अन्य देशों की ओर से लगाए गए टैरिफ का मिलान करेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाले सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा रूसी तेल पर लगने वाला अतिरिक्त टैरिफ है। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए उस पर यह टैरिफ लगाया गया है। भारत का कहना है कि यह टैरिफ गलत है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। जब तक ये टैरिफ वापस नहीं लिया जाता तब तक दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर कोई प्रगति होने की संभावना नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते हमेशा से ही जटिल रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक नया और बड़ा पेंच फंस गया है, रूसी तेल। ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि भू राजनीति और आर्थिक संप्रभुता का भी बन गया है। रूस की दोस्ती, अमेरिका की नाराजगी। भारत और अमेरिका ने हाल ही में व्यापार वार्ता फिर से शुरू की है। मार्च में दोनों देशों ने एक न्याय संगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA पर काम करना शुरू किया था। लक्ष्य था कि अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पहला चरण पूरा कर लिया जाए, लेकिन इस राह में कई रोड़े आ गए। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगा दिया। फिर उन्होंने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ और थोप दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। इस टैरिफ का सीधा असर भारतीय निर्यात पर पड़ रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के मुताबिक जब तक अमेरिका इस अतिरिक्त टैरिफ को वापस नहीं लेता तब तक व्यापार समझौते में कोई खास प्रगति होने की उम्मीद नहीं है। ये टैरिफ सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं बल्कि अमेरिका की ओर से भारत को रूस से दूर रहने का एक सीधा संदेश है। आर्थिक संप्रभुता बनाम अमेरिकी दबाव। भारत के लिए ये मुद्दा सिर्फ रूसी तेल खरीदने का नहीं है, ये उसकी आर्थिक संप्रभुता का सवाल है। भारत ने हमेशा से अपनी विदेश नीति और व्यापारिक निर्णय अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिए हैं। रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद रहा है क्योंकि ये सस्ती दरों पर उपलब्ध है। अमेरिका का ये दबाव भारत को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो अपने आर्थिक लाभों को कुर्बान करके अमेरिका की मांगों को माने। GTRI का मानना है कि भारत को इस मामले में अपनी स्थिति पर अडिग रहना चाहिए, खासकर कृषि और डेयरी क्षेत्र जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जो करोड़ों भारतीयों की आजीविका से जुड़े हैं।
भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यापार समझौते में उसकी आर्थिक संप्रभुता कमजोर न हो। आगे की राह, लंबी दौड़ के लिए तैयारी। जीटीआरआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। अमेरिका अपने टैरिफ को वापस लेने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है और अमेरिकी अधिकारी सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में भारत को लंबी दौड़ के लिए तैयार रहना होगा। जीटीआरआई ने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे भारत को औपचारिक रूप से अपनी आपत्तियों को दर्ज कराना चाहिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में उन अमेरिकी व्यवसायों का समर्थन करना चाहिए जो इस टैरिफ को चुनौती दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अमेरिका के साथ बातचीत की खिड़की को खुला रखना चाहिए। ये स्थिति भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसे अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के साथ रिश्ते सुधारने हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस भू राजनीतिक पेंच से कैसे निपटता है और क्या वो अमेरिका को अपने राष्ट्रीय हितों का सम्मान करने के लिए राजी कर पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये फैसला उन याचिकाओं पर आया है जिनमें इस कानून की वैधता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस संबंध में उचित नियम नहीं बन जाते तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड में सदस्य बनने की शर्त पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे मनमाना बताया और कहा कि जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नियम नहीं बनाती तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। राजस्व रिकॉर्ड और संपत्ति के अधिकार। अदालत ने धारा 374 से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी कलेक्टर या कार्यपालिका किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट से वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा और न ही राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ होगी। साथ ही इस दौरान किसी तीसरे पक्ष के अधिकार भी नहीं बनाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड की संरचना। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की संरचना पर भी अपनी टिप्पणी दी। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि 11 सदस्यों में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। इसके अलावा जहां तक संभव हो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है, बल्कि कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है। नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। शरद पवार सहित कई नेताओं ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाया और इस अवसर पर उन्हें देश और विदेश से शुभकामनाएं मिलीं। विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी, जिसमें एनसीपी-एसपी के अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल थे। शरद पवार की शुभकामनाएं। शरद पवार ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, आपके जन्मदिन पर मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और लंबी उम्र दें। मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ता रहे और आने वाले सालों में और तरक्की करे। अजित पवार ने भी दी बधाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, सर्व समाज के घटकों की प्रगति के लिए सदैव कार्यरत रहने वाले और देश को विकास की नई दिशा देने वाले लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में भारत और अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा, ऐसा विश्वास है। आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो, यही शुभकामना है। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की ओर से भी बधाई। पीएम मोदी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी जन्मदिन की बधाई दी। देश भर में जश्न का माहौल। भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने माय मोदी स्टोरी हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कई नेताओं ने उनके साथ अपने पुराने अनुभव भी साझा किए। जन्मदिन पर पीएम मोदी का कार्यक्रम। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में थे। उन्होंने धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। ये पार्क वस्त्र उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है। गौरतलब है कि ये पीएम मोदी का पिछले कुछ सालों में 17 सितंबर को मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा था। 17 सितंबर 2022 को उन्होंने नामीबिया से लाए गए चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था।